नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने जल मंडल से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में उनको सॉल्व किया। इसी तरह से अब इस वीडियो में हम लोग जैव मंडल मतलब बायोस्फीयर से जो प्रश्न पूछे गए हैं पीजीटी टीजीटी परीक्षाओं में उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल 46 प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस करेंगे और तेजी से इसका रिवीजन करेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र से जो प्रश्न पूछे गए उनको देख लेते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व तो नहीं है। ऑप्शन दिए हैं मिट्टियां, भूमि के रूप, जलराशियां और बस्तियां। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है? आपका बस्तियां। बस्तियां जो है सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं यूरोपीय संघ की सुरक्षा, दूसरा है पर्यावरण एवं विकास अंतर संबंध, तीसरा है हिंद महासागर की सुरक्षा और चौथा है दक्षिणी एशिया प्रादेशिक सहयोग। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है पर्यावरण एवं धारणीय विकास। अब जो ब्रंटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी? 1987 में आई थी और इसका जो प्रकाशन किया था वो किया था यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और इसी समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द आया था। ठीक है, जिसे कहते हैं आप संपोषणीय विकास। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिए हैं ओडम, रॉनकियर, क्लीमेंट्स और अर्नीस्नेस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अर्नीस्नेस ने सबसे पहले 1973 में गहन पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किस विद्वान द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपका टांसले महोदय के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वो जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक शब्द आइकोस से बना हुआ है। आइकोस का मतलब होता है रहने का स्थान, ठीक है, और लोगोस का मतलब है अध्ययन, मतलब रहने के स्थान का अध्ययन जो है इकोलॉजी कहलाता है। और इकोलॉजी का रिटर महोदय ने 1868 में प्रयोग किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख धारणा है। ऑप्शन दिए संतुलित पारिस्थितिकी विकास, समन्वित पारिस्थितिकी विकास या सतत पारिस्थितिकी विकास। तो इनमें से तीनों आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संसाधनों के संरक्षण हेतु मनुष्य एवं जैव मंडल कार्यक्रम को किस संस्था ने आरंभ किया? मैन एंड एनवायरमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन दिए हैं यूनेस्को ने, यूएनईपी ने, IUCN ने या WWF ने। तो जो शुरू किया था वो यूनेस्को ने शुरू किया था और ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया मैन एंड एनवायरमेंट वो 1971 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जो भी है वो 631 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि 119 देशों में स्थापित किए गए। अगला प्रश्न है कि कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं क्या? कहते हैं ऑप्शन दिए हैं कि भोजन श्रृंखला, भोजन जाल, भोजन चक्र या भोजन स्तर। तो उसे कहते हैं आपका भोजन जाल। अगला जो प्रश्न है वो जानने से पहले हम लोग बताते चलें कि खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की है। कौन सी है? पहली परभक्षी खाद्य श्रृंखला प्रीडेटर फूड चेन, दूसरा है परजीवी खाद्य श्रृंखला पैरासाइटिक फूड चेन, तीसरा है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला सैप्रोफाइट्स फूड चेन। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका कि कौन से जीव भोजन के लिए घास और मांस दोनों प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं? ऑप्शन दिए हैं तृणभोजी जीव, मांसाहारी या सर्वाहारी। तो आप पहले से ही जानते हैं सर्वाहारी है। अगला प्रश्न है कि मृत एवं सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तन होना इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिए हैं उपभोक्ताओं के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा या अपघटकों द्वारा या डिकम्पोजर्स जिसे कहते हैं, और तीसरा है श्रेणीकरणीय प्रक्रियाओं द्वारा। तो ये होता है आपका अपघटकों या डिकम्पोजर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना तथा सही उत्तर का चयन करना। अब सूची 1 में एक तरफ जो है आपके दिए हुए हैं प्रमुख दिवस दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ उनकी तिथियां दी हुई हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप कक्षा 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो है आपका कौन सा? आप बताइए। वो है आपका 5 जून। अगला है विश्व वन दिवस या वानिकी दिवस जिसे कहते हैं। तो वानिकी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरह से विश्व आवास दिवस इंटरनेशनल हैबिटाट डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है आपका? वो आपका मनाया जाता है 3 अक्टूबर को।
इसी तरह से विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो आप आसानी से इसको मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपको मालूम है। तो पर्यावरण दिवस जो मनाने की शुरुआत हुई थी वो 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित की गई जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन है उससे शुरू हुई थी, और पहला पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 5 जून 1973 को मनाया गया था। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून हो गया। सेम प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न भी आपका सेम है, अगला प्रश्न जो है सेम है। अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि वन जीवों और जैव विविधता से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया कि विभिन्न पादपों में कितने प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 40 से 58%, 68 से 80%, 40 से 80% या 60 से 98%। तो आपका जो सही विकल्प है वो 60 से 98% जो है पादपों में जल का अंश पाया जाता है। अगला प्रश्न है जीवों में सम्मिलित हैं। ऑप्शन दिए हैं पादप समुदाय, प्राणी समुदाय, या फिर आपका मृदा एवं जलवायु, या फिर प्राणी और वनस्पति। तो जीवों में आपका प्राणी और वनस्पति समुदाय होता है। अगला है एक प्राकृतिक क्षेत्र की समानता है। ऑप्शन दिए हैं जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा है जलवायु एवं व्यवसाय, तीसरा है मिट्टी एवं जल प्रवाह, चौथा है आर्थिक आधार एवं प्राकृतिक वनस्पति। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति। अगला प्रश्न है कि एक ऐसा जैव क्षेत्र या बायोम जिसकी उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है। तो आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा आपका कि कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं सवाना, टैगा, चैपरेल और आपका टुंड्रा। तो अब आपका है टुंड्रा, जिसमें 50 दिन ही वनस्पतियों को विकास के लिए समय मिलता है। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवोमों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए हुए 3, 6, 9, 12। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 3। कैसे 3 है, जैसे आपका जो प्रथम श्रेणी में आते हैं वो केवल टुंड्रा बायोम, शीतोष्णकटिबंधीय बायोम और उष्णकटिबंधीय बायोम आते हैं, और जो द्वितीय श्रेणी में आते हैं उसमें आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, उत्तरी वन बायोम या टैगा बायोम, उसके बाद पतझड़ वन बायोम, उसके बाद घास क्षेत्र बायोम, समसागरीय बायोम, गर्म शीतोष्ण बायोम, वन बायोम, सवाना बायोम और मरुस्थलीय बायोम ये आते हैं। अगला है कि जीवमंडल शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया। ऑप्शन दिए हैं डार्विन, ट्रिवार्था, ओडम और वर्नाड्सकी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वर्नाड्सकी। अगला जो प्रश्न है कि जीवमंडल शब्द का प्रयोग वही सेम आपका वर्नाड्सकी हो गया। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पादप जातियों का व्यापक वितरण का श्रेय जाता है। ऑप्शन दिए हैं पादप विचरण को, पादप आक्रमण को, पादप अनुक्रमण को या पादप समुदाय को। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पादप विचरण को। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जीवोम दिए हुए हैं जिसे बायोम कहते हैं, दूसरी तरफ वनस्पति समूह दिए हुए हैं जिसे प्लांट फॉर्मेशन कहते हैं। तो आपका जो वन है वो आपका किससे है, वो आपको ऐड करना है आपका की कोणधारी है। सवाना क्या है आपका, और बताइए कौन सा है। तो सवाना आपका जो है उष्णकटिबंधीय है। मरुस्थलीय क्या है, झाड़ियां और घासें हैं। और टुंड्रा आपका जो है कौन सा है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, आप बताइए। वो आपका अल्पाइन हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से मिला दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कौन सा है कि विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए हैं कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और भारत। तो ब्राजील में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर विकल्प दिया होता रूस तो रूस पहले स्थान पे हो जाता। अगला प्रश्न है कि चीड़ की नुकीली पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष है। ऑप्शन दिए हुए हैं 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, उसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे, 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पे। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो आपका है 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे। अगला प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं क्या है कि शीतोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए टुंड्रा प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, टैगा प्रदेश में या मानसूनी प्रदेश में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है टैगा प्रदेश में। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं। तो आपको ये भी जान लेना है कि जो टैगा प्रदेश है उन्हें शीतोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं विषुवतरीखी वन, भूमध्य सागरीय या टैगा या मानसूनी। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है टैगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्ष मध्य अक्षांशों में पैदा होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं शंकुधारी, पतझड़, शंकुधारी और पतझड़ दोनों, यूकलिप्टिस और सदापर्णी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका शंकुधारी और पतझड़। आप बताइए आप कि दोनों गोलार्धों में से मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है।
आप बताइए, ऑप्शन दिए हैं उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय या टैगा या टुंड्रा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वनस्पति समूह वन जीवों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिए उष्णकटिबंधीय सवाना, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय, मानसून, पतझड़ मिश्रित। तो उष्णकटिबंधीय जो सवाना है वो वनस्पति समुदाय के अंतर्गत वन जीवों में शामिल नहीं है, जबकि ये एक घास जीवों है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए उष्णकटिबंधीय वनों में, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र में, शीतोष्ण वनों में या शीतोष्ण घास। तो ये आपका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वनों में, और उनमें से भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा पादपों और जीवों की विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों में से किस एक में दो सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है। ऑप्शन दी है शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन या शीतोष्ण घास वन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। दूसरा है कि मरुस्थलों में पौधों की जातियां अधिक पाई जाती हैं। तीसरा है स्टेपी प्रदेशों में लंबे तने वाले वृक्ष होना उनकी विशेषता है। चौथा है स्कैंडिनेविया में जैतून अधिक पैदा होता है। तो आपसे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। तो आपका जो सही है वो है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न जो आपका है वो है आपका क्या कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देता है। किस कारण छोड़ देता है। ऑप्शन दिया हुआ कि आर्द्रता की कमी की वजह से, तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने की वजह से, या दोनों ए बी, या दोनों नहीं। तो आपका आर्द्रता की कमी की वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पतझड़ वन अपने पत्तों को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन दिए हैं कि मानवीय क्रियाएं, पादप तंत्र, पर्यावरणीय दशाएं या भोजन की उपलब्धता। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पर्यावरणीय दशाएं। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया कि मरुस्थल के पशु जैसे ऊंट और शेर का रंग कैसा होता है, मतलब मरुस्थल में। ऑप्शन दिए हैं बालू जैसा, ग्लास जैसा, प्रकाश जैसा या नीला। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रकाश जैसा। क्यों होता है आप जानते होंगे, प्रकीर्णन की वजह से। अगला जो आपका है प्रश्न जो कि पूछा गया है कि पर्यावरण अवनयन से मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से जो प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है कि मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। ऑप्शन दिए हैं टुंड्रा जीवोम, विषुवत रेखीय वन जीवोम, मध्य अक्षांशीय घास भूमि प्रदेश या बोरियल जीवोम। तो ज्यादातर जो परीक्षा मिलती हैं उसमें आपका बोरियल जीवोम को माना जाता है, और यहाँ पे दोनों में ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है कि विषुवत रेखीय वन है या बोरियल है। तो जो सर्वाधिक प्रभावित किया है वो बोरियल जीवोम किया है, लेकिन यहाँ पे आपका गलत उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र गति से होती है, मतलब कि लीचिंग की प्रक्रिया। ऑप्शन दिए हैं आर्द्र उष्णकटिबंध, मतलब कि ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन का जो है। दूसरा है शीत कटिबंध, तीसरा है शुष्क उष्णकटिबंध, चौथा है मध्य अक्षांशीय प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है आर्द्र उष्णकटिबंधीय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन दिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या आर्गन। तो आपका जो सही उत्तर है आपका हो गया आर्गन। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। ऑप्शन दिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका जो सही उत्तर है आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है, मतलब मानव द्वारा की जाती है। ऑप्शन दिए हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला जो प्रश्न है कि मिनामाता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं वायु प्रदूषण, न्यूक्लियर घटना, या फिर आपका जो है तापीय प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो मिनीमाता जो घटना है वो आपकी जल प्रदूषण से संबंधित है। और मिनीमाता घटना जो है क्या हुआ कि जापान में एक मिनामाता नामक नगर है, जिसमें जल में पारे की अधिक मात्रा में घुलने की वजह से वहां के लोग एक गंभीर रोग से पीड़ित होने लगे। इसी वजह से मिनीमाता के नाम पर मिनीमाता रोग रख दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है। ऑप्शन दिए हैं ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, कांच ग्रह प्रभाव या
वन अपरोपण, तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका वन अपरोपण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परियोजनाओं एवं संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पर्यावरण नदी घाटी परियोजनाएं दी हुई हैं या शक्ति परियोजनाएं दी हुई हैं, और दूसरी तरफ जो है उनका उनसे क्या होता है वो दिया हुआ है, क्या उनका इम्पैक्ट पड़ता है, रिजल्ट आता है। तो आपसे पूछा गया कि जो भी युग्म दिए हुए हैं तीनों आप देख लीजिए कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो आपका एक पहला दिया हुआ है कि नदी घाटी परियोजना, तो उसकी वजह से क्या जलाशय जनित भूकंपनीयता होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है तापी शक्ति परियोजना, इस स्थलीय अवकर्षण होता है, मतलब लैंड डिग्रेडेशन होता है, ये भी सही है। तीसरा है खनन परियोजना के तहत धरातलीय एवं भूपृष्ठीय जल प्रदूषण होता है, ये भी सही है। तो आपके पहले दूसरे तीसरे तीनों सही हैं। और इसके बाद अंतिम प्रश्न जो है आपका, जो इकोलॉजी से है, मतलब बायोस्फीयर से है, वो है कि वृक्ष लगाना आवश्यक है। ऑप्शन दिए हुए हैं पर्यावरण की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या उपरोक्त सभी दृष्टि से, तो सभी दृष्टि से है। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में जो सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं, नॉर्मली पूछे जाते हैं, वो हमने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग अगले पार्ट में चलेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, उसको हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। तो ये पार्ट आई था, इसके पहले आपका जितने भी हैं GH वो सब अपलोड किए जा चुके हैं, ए से लेके। प्रयास है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः कॉमन प्रश्न, उनको आपको क्विक रिवीजन किया जा सके, यही है आपका इस समय वीडियो बनाने का उद्देश्य। ओके, तो धन्यवाद। जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियोस बनाने का मकसद पूरा हो सके। धन्यवाद।